नमस्कार दोस्तों। कल बॉम्बे के अंदर एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी नाम के एक लीडर का। अब वैसे तो देश के अंदर रोजाना कहीं ना कहीं मर्डर होते रहते हैं, लेकिन उनकी चर्चा करने की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन जिस मर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी के मर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक विशेष महत्व रखता है। और वो इतना महत्व रखता है कि इस मर्डर का आने वाले टाइम में देश के इतिहास में लगा लीजिए या देश में एक ऐसा दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर रहा है। तो वो क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है दोस्तों, उसका मैं विश्लेषण करूं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बाबा सिद्दीकी के बारे में बताना। बाबा सिद्दीकी दोस्तों कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने 1977 में पॉलिटिक्स शुरू की थी। और कांग्रेस के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर ने और चेयरमैन और मंत्री और उसमें पार्टी के अंदर भी मंत्री का जो उसने पद था वो हासिल किया अपने प्रभाव से और अपनी लोकप्रियता के कारण। तो बाबा सिद्दीकी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय में भी उनकी अपनी काफ़ी अच्छी पैठ थी, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। और वो जो रमज़ान का जो महीना होता है ना मुस्लिम समुदाय का, उसमें जो इफ्तार पार्टी दिया करते उसके लिए वो बहुत चर्चित थे। और वो पार्टी ऐसी हुआ करती कि उसमें सिर्फ लीडर ही नहीं, बॉम्बे की बॉलीवुड की सारी हस्तियां आया करती, जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, हीरो थे, हीरोइन थे। और बाबा सिद्दीकी के साथ जो संबंध थे, दोस्ती के संबंध थे, वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे उसके अभिनेताओं के हुआ करते हैं। बाबा सिद्दीकी अपना राजनीतिक गुरु जिसको मानते थे वो मानते थे सुनील दत्त जी को। और सुनील दत्त जी के कारण ही वो थोड़ा सा राजनीति में कुछ सीखा उन्होंने और आगे बढ़े। और एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया और बहुत प्रभाव पैदा किया। तो बाबा सिद्दीकी ही वो व्यक्ति थे जिसने जो चर्चित झगड़ा हुआ था सलमान खान का और शाहरुख खान का, उसको निपटाने वाले, उसको में सुलह करवाने वाले भी बाबा सिद्दीकी थे। तो अब बाबा सिद्दीकी की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों इस हत्याकांड से आने वाले टाइम में जो प्रभाव पड़ेगा उसका मैं आपको बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा कि वो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बाबा सिद्दीकी के बारे में बताना जरूरी था। तो अब दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई है उससे पहले मैं चर्चा करूँ दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि दाऊद इब्राहिम इस देश का सबसे बड़ा डॉन हुआ है। और बॉम्बे ही नहीं, वो पूरे देश का डॉन हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे वो डॉन हुआ है। और वैसे तो उस टाइम में और भी दूसरे डॉन हुआ करते जो दाऊद इब्राहिम थे 1980 के दशक में थे, वो डॉन थे और एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गए। और जो दाऊद इब्राहिम के जो पिताजी हुआ करते वो बॉम्बे पुलिस के अंदर एक हवलदार हुआ करते। लेकिन उन्होंने अपनी क्राइम की उससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते इतना वो हुए। और लेकिन उस टाइम मैं एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि कांग्रेस का राज हुआ करता। कांग्रेस के राज में दाऊद इब्राहिम से पहले एक और बड़े डॉन हुआ करते हाजी मस्तान। और कांग्रेस के ही राज के अंदर एक और अरुण गवली जैसे और छोटा राजन जैसे, छोटा स्किल जैसे और भी डॉन हुआ करते। छोटा राजन और छोटा स्किल तो दाऊद इब्राहिम के साथ ही काम किया करते। लेकिन खैर मैं इसमें दोस्तों कांग्रेस की चर्चा किस लिए कर रहा हूँ, कांग्रेस की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पुलिस के बारे में एक ये चीज़ मशहूर है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी का मर्डर, रेप या ये तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी की चप्पल भी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो, और यही बात सरकार के बारे में कि अगर सरकार चाहे तो डॉन पैदा होना तो दूर की बात है, कोई लड़कियों से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता अगर सरकार चाहे। लेकिन इतने बड़े डॉन पैदा हुए तो इसका तात्पर्य यही है कि सरकारों ने उसमें कुछ नहीं किया और एक तरह से सहयोग ही किया। और उस टाइम जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर। तो ये जो दाऊद इब्राहिम का जो उदय हुआ था वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। तो जो 1993 उसके बाद जब 1993 में बम ब्लास्ट हुआ उसमें बाबरी मस्जिद के उसमें प्रतिक्रिया के रूप में, तो उसका जो मास्टरमाइंड था वो इब्राहिम दाऊद ही हुआ करता। और उसके बाद जब इब्राहिम दाऊद को पुलिस को पता लगा कि इब्राहिम दाऊद इसका मास्टरमाइंड है, तो पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए गई तो ठीक 10 मिनट पहले
अपने परिवार के साथ दाऊद इब्राहिम वहाँ से निकल गया। वो निकल गया या निकाल दिया गया, इसका विश्लेषण आप खुद कर लेना। मेरे कहने की इसकी कोई वो नहीं है कि मैं स्पष्ट ही बताऊँ किसी चीज़ को। खैर दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो दाऊद इब्राहिम है वो दुबई में गया, दुबई के बाद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ दुबई में उसने ऑपरेट किया, इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट किया, और उसने इतना कुछ पैसा कमाया, इतना नाम कमाया कि हर अपराधी की, जो भी शुरू में अपराध करता है उसकी यही इच्छा होती है कि वो भी एक दिन दाऊद बने। लेकिन लगभग सभी जो अपराधी हैं दोस्तों, वो शुरू में सपने तो लेते हैं दाऊद इब्राहिम के बनने के, लेकिन उसके बाद या तो वो आपस में गैंगवार में मारे जाते हैं, या फिर जेलों में बंद होते हैं, या फिर जेलों से छुटका भी जाते हैं, तो छुप के अपना काम काज करते हैं। उस लेवल पे कोई नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ एंट्री होती है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई भी एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता, उसका कोई नाम नहीं हुआ करता, लेकिन जब हम साथ साथ हैं, फिल्म की शूटिंग जब राजस्थान में जोधपुर में हो रही थी, तो सलमान खान ने शिकार करने की सोची, और उसने एक काले हिरण का शिकार कर दिया। उसने अपनी गोली से काले हिरण का जो था वो वध कर दिया। अब काला हिरण है दोस्तों, वो बिश्नोई समाज के लिए बहुत आदरणीय पशु है, और वो उसकी एक तरह से पूजा करते हैं। तो इससे बिश्नोई समाज को काफ़ी गुस्सा उठा, और उन्होंने उसके खिलाफ केस भी कर दिया, और उस मामले में बाद में उसकी जेल भी हुई। हालांकि बाद में वो बरी भी हो गया, लेकिन इतने बड़े लोग हैं वो अक्सर हो ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपराधियों में एक चीज़ होती है कि जब समाज जिस दिशा में बढ़ता है, तो अपराधियों की ये इच्छा होती है कि वो उसकी लीडरशिप करे, और वो समाज के साथ मिलकर अपनी ताकत का थोड़ा प्रदर्शन करे। यही लॉरेंस बिश्नोई ने किया। जब बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज था और उसके ऊपर केस कर रखे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मीडिया के माध्यम से धमकी दी कि या तो बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं सलमान खान की हत्या कर दूंगा। ये पहला स्टेप था दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का। जब उसका जो नाम था वो आम पब्लिक में आया था, लोगों को पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का भी कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है। लेकिन उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई की इतनी ज़्यादा वो वैल्यू थी नहीं, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि जितना बड़ा स्टार सलमान खान हुआ करता। इसलिए सलमान खान ने इस तरह की कोई परवाह नहीं की, और बात आई गई हुई, और अपना काम करते रहे दोनों। लेकिन दोस्तों, अब 2014 की जब बारी आती है, तो 2014 के अंदर अपने हिंदू हृदय सम्राट का उदय हुआ था, आपको पता होगा। और 2014 में सत्ता में आने से पहले जो उनको प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार बनाया गया, जो उनके मार्गदर्शन में जो चुनाव लड़ने की बीजेपी ने और आरएसएस ने जो कार्य शुरू किया, तो वो अपने भाषणों में एक चीज़ कहा करते कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं मिनिमम गवर्नेंस दूंगा लोगों को, और हमारे युवाओं को जो काम करने हैं वो उसमें आज़ादी होगी, और हम सरकार का जो रोल होगा वो मिनिमम होगा। उस टाइम दोस्तों लोगों को या युवाओं को ये बात समझ में नहीं आई कि इसकी मिनिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी वो बातों को ऐसा घुमाते हैं जैसे राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबी गोल गोल घूमती है ना, इसी तरह वो बातों को घुमाते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता कि इसका असली मकसद क्या है। खैर 2014 में जब अपने हिंदू हृदय सम्राट की सत्ता आई और वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने मिनिमम गवर्नेंस का लोगों को अच्छी तरह मतलब समझा दिया, और उसका मतलब ये था कि मिनिमम सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब मिनिमम होंगी, और मिनिमम गवर्नमेंट जॉब होने से जो हमारे देश के बच्चे थे, जो युवा थे, वो हो गए बेरोजगार, और उनको तब समझ में आया कि मिनिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। लेकिन अपने जो प्रधानमंत्री थे वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ठीक उसी टाइम में हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की एंट्री हुई और सत्ता में बीजेपी आई। बीजेपी जब सत्ता में आई दोस्तों, तो हालांकि बहुत से सीनियर लीडर हुआ करते बीजेपी के अंदर, जो बहुत टाइम पहले से अनिल विज जैसे थे, रामविलास जैसे हुआ रहा, और रामविलास शर्मा जी थे, और ओम प्रकाश धनखड़, तो वो तो नरेंद्र मोदी के दोस्त ही हुआ करते। इस तरह के कई नेता थे, उनको साइड में लगा के ना नरेंद्र मोदी ने अपने जो यशमैन हुआ करते, जिन्होंने कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, वो थे मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको राजनीति का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उनको चंडीगढ़ में हरियाणा की कुर्सी थी सीएम की, उसके ऊपर बैठा दिया, क्योंकि उनको अपना एक यशमैन चाहिए था। और जो मिनिमम गवर्नेंस का जो काम था वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मनोहर लाल खट्टर जी ने भी शुरू कर दिया। इसका क्या प्रभाव हुआ कि इसका प्रभाव ये हुआ कि हरियाणा के अंदर भी रोजगार खत्म होने लगे। जो रिटायर होते हैं उनके पदों को भरा नहीं जाता,
और जो नई पोस्ट की ज़रूरत होती उनको उनकी भर्ती नहीं की जाती। और जो युवाओं के लिए ये एक ऐसा टाइम था कि नौकरी मिलने बंद हो गई, सरकारी नौकरी मनोहर लाल खट्टर ने बंद कर दी। अब युवा जाए तो जाएं कहाँ, सरकारी नौकरी बंद हो गई, नई भर्तियां कोई खुल नहीं रही, और जो रिटायर हो रहे थे वो भी पद खाली होते जा रहे थे। तो ऐसे में युवाओं ने क्या किया, युवाओं ने अपराध की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि बच्चे करते क्या, जब काम उनके पास नहीं, नौकरी उनके पास नहीं, नौकरी मिलने की संभावना उनके पास नहीं, तो बच्चे करेंगे क्या? आखिर सपने तो बच्चों के भी होते हैं। तो बच्चों ने अपराध की तरफ कदम बढ़ा दिया, और अपराध की तरफ कदम बढ़ाने से सरकार ने उनकी मदद की। हरियाणा सरकार ने कैसे मदद की कि ये जो वैकेंसी थी ना दोस्तों, ये हर डिपार्टमेंट में थी। पुलिस में भी खाली होने लगी, जो रिटायर होते हैं उनकी वैकेंसी वो खाली पड़ती गई। इससे काम का दबाव बढ़ा पुलिस के ऊपर, और अपराध इधर से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो वो अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती जा रही थी। सरकार के पास, पुलिस के पास इतनी ज़्यादा संख्या में थे नहीं। तो पहले क्या किया, जब ज़्यादा दबाव दिया पुलिस ने और डिमांड की सरकार से, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने एसपीओ के नाम से एक नया वो शेड्यूल बनाया, और जो बूढ़े फौजी थे ना, जो रिटायर हो चुके थे, तो उनको एसपीओ के नाम से पुलिस में भर्ती कर दिया 18 हज़ार रुपये में। और एक तो अपराधियों से भिड़ने के लिए दोस्तों ताकत की ज़रूरत होती है, यंग एज की ज़रूरत होती है, लेकिन जो उनकी ताकत और यंग एज थी वो तो फौज में ख़त्म हो गई थी। तो बुढ़ापे में अगर वो पुलिस में आए तो वो अपराधियों का मुकाबला कैसे करें? और 8 घंटे की नौकरी और कुल 18 हज़ार, तो उससे ज़्यादा तो उनकी पेंशन ही थी। तो उन्होंने क्या किया, 8 घंटे की नौकरी में 9 से 5 की ड्यूटी हुआ करती, तो वो 4:30 बजे अपने तैयार रेडी होकर न और 4:45 बजे वो निकल लिया करते। इससे क्या हुआ, इससे और भी दबाव बढ़ा और अपराध और ज़्यादा बढ़ते गए। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने जो युवा थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और धीरे धीरे उसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। और जो यंग बच्चे थे उनको अपने शूटर का काम दिया, उनको खिलाया पिलाया। उसका जो भी रिजल्ट, तो खैर जो भी हुआ वो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब फिर से पुलिस ने मांग की जवानों की, तो एक बार फिर से खट्टर साहब ने एक ऐसे डिपार्टमेंट को पुलिस में भर्ती कर दिया जिसका नाम था होमगार्ड। और होमगार्ड के बारे में दोस्तों इससे पहले ये कहा करते कि अगर किसी आदमी में मेहनत करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती उसको, तो कम से कम होमगार्ड में तो मिल ही जाया करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोगों की नज़रों में होमगार्ड की नौकरी निम्न स्तर की नौकरी हुआ करती। क्यों? क्योंकि उसकी जो सैलरी हुआ करती वो भी 8 या 10 हज़ार रुपये हुआ करती। लेकिन जब पुलिस ने डिमांड की तो वो होमगार्ड की जो नौकरी थी वो 25 हज़ार रुपये सैलरी करके ने और होमगार्ड वालों को पुलिस में भर्ती कर दिया। और हर पुलिस को ये कह दिया कि एक थाने में 4 होमगार्ड वाले जवान मिलेंगे और एक मिलेगा एएसआई, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इससे पुलिस का मनोबल टूटा, और मनोबल टूटने से अपराध बढ़े, और अपराध बढ़ने से जैसे जैसे अपराध बढ़ते गए, अब युवाओं के अंदर अपराध तो करने की तो वो होगी, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे थे उनको संरक्षण भी चाहिए था, प्रोटेक्शन भी चाहिए था, जमानत भी चाहिए थी। तो ये जो सुविधा थी, ये सुविधा दी लॉरेंस बिश्नोई ने। तो इससे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बढ़ता गया, तो उसकी ताकत बढ़ गई। उसकी ताकत बढ़ने से फिर जैसे मैंने कहा कि हर गैंगस्टर की ये इच्छा होती है कि वो एक दिन डॉन बने, सबसे बड़ा डॉन बने। और सबसे बड़ा डॉन दोस्तों आज तक इस देश के अंदर हुआ है दाऊद इब्राहिम। तो हर आदमी की ये इच्छा होती है कि दाऊद इब्राहिम बने वो, ताकि दाऊद इब्राहिम बनने से देश में उसका एक छत्र राज हो और उसका गैंग सबसे बड़ा हो और वो कमाई करे। तो लॉरेंस बिश्नोई की जब ये उसको लगा कि अब तेरे पास ताकत हो गई है, तो वो जो उसने धमकी दी थी ना सलमान खान को, तो फिर उसको ये समझ में आया कि अगर डॉन बनना है, दाऊद इब्राहिम बनना है, तो बॉम्बे में राज होना जरूरी है। और बॉम्बे में अगर राज होना है तो सबसे पहले तो बॉम्बे के अंदर कुछ ऐसा करना होगा जिससे बॉम्बे के अंदर उसकी दहशत हो। और उसने सलमान खान को फिर धमकी देनी शुरू कर दी। और उसके पिताजी के वो जो सवेरे मॉर्निंग वॉक किया करते, उसमें भी उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी। कहने का तात्पर्य ये था कि वो रेकी उसकी किया करते और ये दिखाया करते कि हम बॉम्बे भी पहुंच सकते हैं, हर कहीं पहुंच सकते हैं। तो उसका तात्पर्य सिर्फ ये था, अपना भय पैदा करना था, सलमान खान को मारना उसका मकसद नहीं हुआ करता। लेकिन खैर इससे थोड़ा और चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई आया। अब जब लॉरेंस बिश्नोई के पास लगभग 700-800 बल्कि 1000 के आसपास शूटर हैं, इतना बड़ा गैंग है, तो स्वाभाविक है कि डॉन बनने की तो उसकी महत्वाकांक्षा है ही है।
तो उसने ये सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि पूरे देश के अंदर उसका नाम हो। तो बाबा सिद्दीकी है दोस्तों, वो सलमान खान के दोस्त हैं और कभी वो दाऊद इब्राहिम के भी दोस्त हुआ करते। तो इससे बढ़िया मौका लॉरेंस बिश्नोई को नहीं दिखाई दिया, तो उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से एक सबसे बड़ा जो धाक जमी वो लॉरेंस बिश्नोई की जमी, और जो सलमान खान जिसके पास जेड सिक्योरिटी है उसको भी पहली बार डर लगा और देश की मीडिया के अंदर तुरंत इसको कवर किया, और निसंदेह एक तरह से दाऊद इब्राहिम की जगह लेने में, एक ही हत्या से दाऊद इब्राहिम की जगह लेने में लॉरेंस बिश्नोई कामयाब हुआ दोस्तों। और आज एक तरह से देखा जाए तो एक नए डॉन का उदय हुआ है, और ये जो नए डॉन का उदय हुआ है दोस्तों, ये मैं ये कहूँगा कि ये गलत नीतियों के कारण हिंदू हृदय सम्राट की मिनिमम गवर्नेंस का नतीजा है। और जो हरियाणा की बीजेपी है उसके अंदर जो उसने एसपीओ और होमगार्ड के जो पुलिस को उसने पंगु किया है उसका नतीजा है दोस्तों। और अपराधियों के जो हौसले आज बुलंद हुए हैं वो इसलिए भी बुलंद हुए हैं कि जब पुलिस वाले कुछ हद तक जो अपराधियों को नकेल डालने का काम करते हैं, वो या तो स्पेशल स्टाफ वाले होते हैं या सीआईए वाले होते हैं, वो अपराधियों से भिड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको जाना पड़ता है विधायकों के पास। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो सीएम के अंडर में आता है। तो सीएम के अंडर में आने से जो उस पार्टी के जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उसके एक तरह से पार्ट होते हैं सरकार का और पार्टी का। तो जब किसी पुलिस वाले को ज़रूरत पड़ती है तो वो जाते विधायक के पास जाते, तो जिन गैंगस्टरों को अपनी जान पे खेल के वो अरेस्ट करते हैं तो वो सामने दिखाई दे कि वो तो उसी जो नेता है वो उसी के पास बैठे हुए हैं, उसी के चौकीदार बने हुए हैं। और अगर नेता से मिलना है, विधायक से मिलना है, तो पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई जिससे पुलिस का मनोबल दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और अपराध जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इस एक मर्डर ने दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने थंबनेल के ऊपर, तो मेरा कहने का मतलब यह कि इस एक मर्डर ने देश को एक नया डॉन दिया है, और वो दाऊद इब्राहिम के लेवल का डॉन दिया है। आज नहीं तो कल जो कार्यशैली है वो दाऊद इब्राहिम की जो भी कार्यशैली थी वो लॉरेंस बिश्नोई की शैली है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये ठीक है कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण आज एक डॉन देश को मिला है, यानी एक डॉन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन दोस्तों ये अभी बातें अधूरी हैं, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये उपलब्धि है ना देश की, ये बहुत छोटी उपलब्धि है। अभी तो दोस्तों नेशनल लेवल का डॉन पैदा हुआ है, और वो दिन दूर नहीं है जब ये डॉन इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के सहयोग से जाएगा। कैसे जाएगा मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आपने अडानी का नाम तो सुना होगा ना। आज अडानी जो है वो देश यानी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब 2014 से पहले गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी सीएम हुआ करते, यानी अपने हिंदू हृदय सम्राट जी सीएम हुआ करते, तो उस टाइम सीएम बनने से पहले अडानी की कोई भी हैसियत नहीं हुआ करती, यानी एक वो स्टेट लेवल का भी बिजनेसमैन नहीं हुआ करता। लेकिन जब नरेंद्र मोदी यानी अपने हिंदू हृदय सम्राट जी गुजरात के सीएम बने तो अडानी की भी उत्पत्ति हुई, और अडानी का भी लेवल जो है ना उसी तरह बढ़ता गया। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ता गया, लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे अडानी का भी कद बढ़ता गया। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात से निकल के अडानी भी नेशनल लेवल पे आ गए, और नेशनल लेवल के जितने भी ठेके थे, जितने भी काम थे, जो भी वो हुआ करते, वो लोन वगैरह हुआ था या बैंक का पैसा था, वो सारा का सारा अडानी के लिए उपलब्ध होने लग गया। और जो अडानी है उसका कद बढ़ता गया, और पूरे देश के अंदर जो अडानी का है ना वो चर्चा होने लगी। अडानी की जो संपत्ति थी, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया वैसे वैसे अडानी की संपत्ति भी बढ़ती गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षा थी कि देश में तो नाम हो गया, नाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो उन्होंने अपने जैसे जैसे दुनिया में उनका भी कद बढ़ता गया, उसी तरह अडानी का भी दुनिया में कद बढ़ता गया दोस्तों। और जितने भी इंटरनेशनल काम थे, इंटरनेशनल ठेके थे, चाहे वो अपने देश के हों या अपने देश के बाहर के हों, वो अपने हिंदू हृदय सम्राट जी वो उसको दिलाने लगे, अडानी को दिलाने लगे। और आज
इतने अल्प समय में अंबानी तो जो पैदा हुआ है वो उसके पिताजी के टाइम से पैदा हुआ है, लेकिन जो अडानी है उसका जो उदय है वो अभी इन 10-15 सालों के अंदर उदय हुआ। और आज इंटरनेशनल पर दुनिया के जिस प्रकार बड़े नेताओं में अपने हिंदू हृदय सम्राट जी का नाम है, उसी तरह बड़े बिजनेसमैन के अंदर अडानी जी का भी नाम है। तो अब ये जो पॉलिसी है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर जाने की, जब लॉरेंस बिश्नोई इतने अल्प समय में ही, यानी उतने ही समय में जितने समय में बीजेपी का उदय हुआ है और अपने हिंदू हृदय सम्राट जी का उदय हुआ है, उतने ही टाइम में अपने लॉरेंस बिश्नोई जी का भी उदय हुआ है। जी, मैं जी शब्द लगा रहा हूँ, वो किस लिए लगा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मोदी जी का कद बढ़ता जाएगा, अपने जो देश के जो डॉन हैं, नए डॉन बने, उनका भी कद बढ़ता जाएगा और वो भी आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। और क्यों होंगे दोस्तों, उसकी भी मैं एक आपको वजह बताने जा रहा हूँ। और आप जैसे मैं वजह बताऊंगा आपको लग जाएगा कि हाँ, आने वाले टाइम में लॉरेंस बिश्नोई है ना एक इंटरनेशनल डॉन होगा और पूरी दुनिया में अपने बच्चे की, अपने देश के बच्चे की धाक होगी। कैसे धाक होगी दोस्तों, मैं बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है दोस्तों, और वो दिखने में तो दिखाई दे रहा है कि वो एक सिंपल सी बात है, लेकिन उसके पीछे जो सोच है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सोच है दोस्तों। और वो सोच क्या है कि अग्निपथ योजना आई है, जिसमें फौज में जो 4 साल के लिए भर्ती होते हैं उन बच्चों को बोला जाता है अग्निवीर। अग्निवीर दोस्तों, जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है, वो ये मकसद है उसका कि 4 साल के अंदर एक यंग बच्चा वो हर हथियारों के अंदर ट्रेंड हो जाएगा। उसको सरकार अपने पैसे से हथियार चलाना सिखाएगी। और जब 4 साल के बाद जब वो जाएंगे तो सरकार वैसे तो ये कह रही है कि हम उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकारी नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण किस चीज़ के अंदर होगा। यही बात जो SC/BC समुदाय में आरक्षण के लिए जो वो चल रहा है कि हम आरक्षण देंगे, ये देखें, तो मैं उनके लिए भी यही बात कहना चाहूँगा, जब सरकार नौकरी खत्म कर रही है, गवर्नमेंट जॉब ही खत्म कर रही है, तो उस आरक्षण की वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है उसका। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। तो यही आरक्षण अग्निवीरों के लिए भी है कि जब गवर्नमेंट की जॉब ही नहीं होंगी तो अग्निवीरों को कहाँ से जॉब मिलेगी। तो अब जो मास्टर स्ट्रोक की बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वो क्या कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपने वैगनर ग्रुप का नाम सुना है? वैगनर ग्रुप का जो परिजन या जो उसका जो कमांडर हुआ करता, जो उसका मालिक हुआ करता वैगनर ग्रुप का, वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का रसोइया हुआ करता। तो रूस के राष्ट्रपति ने कुछ इलीगल मर्डर करने के लिए या इलीगल अपनी वो सेना की बजाय किसी और वो उठाने के लिए उसने प्राइवेट आर्मी का एक खाका खींचा और प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए उसने अपने रसोइया को वैगनर ग्रुप बनाने का आदेश दिया और उसके अंदर युवाओं को उसने भर्ती किया और उसको पैसे दिए पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति उन्होंने, और उसी पैसे से उसने हथियारों खरीदे और हथियारों की ट्रेनिंग दी। और लगभग आज के दिन उसके अंदर 30-35 हज़ार जो युवा हैं वो वैगनर आर्मी के अंदर, और वो एक प्राइवेट आर्मी है और वो पैसे लेके कहीं पर भी युद्ध कर सकती, किसी भी सेना की तरफ से, किसी भी देश की तरफ से लड़ सकती है अगर उसको पैसे मिले तो। अब ये यूक्रेन में वो रूस के साथ में लड़ी थी, तो कल को अगर यूक्रेन की राष्ट्रपति अगर उसको उससे ज़्यादा पैसे देते हैं तो वो रूस के खिलाफ भी लड़ सकती है। अब बात आती है दोस्तों अग्निवीर की। वैगनर ग्रुप में तो पैसे दिए थे, तो वैगनर ग्रुप का जो कमांडर था, प्रिजिन में थोड़ा नाम स्लिप कर रहा हूँ, तो उसने ट्रेनिंग दी थी। लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग देश के युवाओं को सरकार दे रही है और अपने पैसे से दे रही है। तो कल को यही आदमी, दोस्तों ये प्राइवेट आर्मी के बारे में थोड़ा बताऊं, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे दूसरी इंडस्ट्री है ना, जैसे दूसरे उद्योग है, ये भी इसी तरह का एक उद्योग है। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अडानी की एंट्री नहीं हुई थी। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अग्निवीर रिटायर होते जाएंगे तो वो बेरोजगार होते जाएंगे, तो आने वाले टाइम में यही अग्निवीर जो अडानी के लिए एक प्रॉपर्टी बनेंगे। क्यों प्रॉपर्टी बनेंगे? कि वो अग्निवीरों का एक प्राइवेट आर्मी बनाएगा और उनको 20-20, 30-30 हज़ार में जो आज 75%
जो रिटायर हो रहे हैं वो 75 के 75% नहीं तो 50% जरूर वो अडानी की प्राइवेट सेना में जाएंगे और वो अडानी पैसे लेके 20-20, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये लेके वो उनको अपनी तनख्वाह दे के न अपनी आर्मी में भर्ती करेगा और किसी भी देश के अंदर उस प्राइवेट आर्मी को भेजेगा। अब मैंने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की कैसी एंट्री होगी, वो एंट्री होगी दोस्तों अग्निवीरों से। अग्निवीरों से कैसी होगी कि हर एक तो अडानी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि अडानी क्या करेगा, 20 हज़ार देगा, 25 हज़ार देगा, खाना पीना देगा। लेकिन अब ये जो शूटर है ना, जो कम से कम 1000 शूटर जो लॉरेंस बिश्नोई के पास है, पूरे देश में फैले हुए हैं, इनको लॉरेंस बिश्नोई सुविधाएं देता है, जमानत की सुविधा देता है, पुलिस की प्रोटेक्शन की सुविधा देता है और उनको लाखों रुपए भी देता है साथ में, और अय्याशी करवाता है, वो अलग है। तो मुझे लगता है कि जो अडानी के पास नहीं जाएंगे वो जाएंगे लॉरेंस बिश्नोई के पास। और लॉरेंस बिश्नोई के आने वाले टाइम में आज जो ये कह रहे हैं कि 750 उसके पास शूटर हैं, अगर ये अग्निवीर उसके पास चले गए तो दोस्तों 750 की जगह 7500 भी होंगे और 7500 की जगह 75,000 भी होंगे। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, देख लेना। आज जब से लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान के गैंगस्टर के साथ, पाकिस्तान के जो डॉन है उनके साथ जैसे संबंध है, जो कई बार सिद्ध भी हुआ है, अगर पाकिस्तान के कहने से यही अग्निवीर जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करेंगे, अगर ये पाकिस्तान के लिए अगर भारत से भी युद्ध करें तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और जो आज पीओके के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार दे के ने और कश्मीर के अंदर भेजते हैं, तो उनको ट्रेंड अग्निवीर हैं उनको मिलेंगे और वो अपने उनकी बजाय ट्रेंड अग्निवीरों को पीओके के थ्रू हिंदुस्तान में घुसाएंगे और कश्मीर के अंदर यही अग्निवीर आने वाले टाइम में दोस्तों भारत के लिए भी सिरदर्द होंगे। क्यों? क्योंकि वो अग्निवीर जो लॉरेंस बिश्नोई की ताकत बनेंगे, और सिर्फ यही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक ऐसी ताकत बनेगी आने वाले टाइम में लॉरेंस बिश्नोई की, कि जो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द पैदा होंगे। और वो जो सिरदर्द होंगे वो ये अग्निवीर होंगे दोस्तों। और ये अग्निवीर की जो योजना है ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट की योजना है दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि ये वो मास्टर स्ट्रोक है अग्निवीर के पीछे, ये वो दिमाग है कि इन अग्निवीरों को प्राइवेट आर्मी में, अडानी की प्राइवेट आर्मी में, जो कि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि एक इंडस्ट्री के रूप में जन्म लेगी और उसमें शामिल होंगे। और हमारे ही बच्चे दूसरे देशों में मरेंगे, खपेंगे, लड़ेंगे, और इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी जब यही अग्निवीर हमारे ही देश के खिलाफ लड़ेंगे दोस्तों। और वो ताकत जो लॉरेंस बिश्नोई की ताकत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे नाम होगा लॉरेंस बिश्नोई को। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे देश का बच्चा हमारे हिंदू हृदय सम्राट की एक ऐसी सोच के कारण इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम करेगा कि हम बाग हो जाएंगे दोस्तों। और हमारे देश के बच्चे तो हमारे देश के बच्चे ही हैं। आपको मुलायम सिंह यादव को डायलॉग याद तो है ना, कि जब बच्चे रेप किया करते तो वो कहा करते कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अग्निवीर भी अपने देश के बच्चे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो पीओके में घुस के हिंदुस्तान में अगर वो करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों को मारेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, तो क्या होगा? बच्चे तो अपने देश के हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारे ही एक बच्चे लॉरेंस बिश्नोई का नाम होगा तो क्या ये हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं होगी? और उसके ऊपर आशीर्वाद या नीतियों का बोझ किसका होगा? किसका आशीर्वाद होगा? हमारे हिंदू हृदय सम्राट का। तो मेरे प्यारे देश के सहिष्णु लोगों, मेरे प्यारे देश के आंख मीचकर हर अपराध को होते हुए देखते हुए लोगों, इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए क्या होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। क्यों होगी? क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे नेताओं की सोच क्या है, हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो क्यों बेरोजगार कर रहे हैं, मिनिमम गवर्नेंस का क्या उनका तात्पर्य और क्या उसका प्रभाव होगा। ये क्यों हमारे जो सहिष्णु धर्म, सनातन धर्म हमें लॉलीपॉप दे दिया गया कि हम सहिष्णु हैं और हम आंख मीच लेते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हमारे ही बच्चों को हमारे देश के खिलाफ यूज करने की पॉलिसी,
हमारे ही बच्चों को विदेशों में मरवाने की पॉलिसी, वाह दोस्तों, और हम खुश हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास क्या है और आपके पास सुनने के लिए क्या है। आज अगर आप कबूतर की तरह आँख बंद करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में इसका खामियाजा हमें भुगतने को मिलेगा दोस्तों, और उसकी शुरुआत हो चुकी है कि हमारे देश का एक बहुत प्यारा बच्चा हमारे देश का डॉन बन चुका है। एक नए डॉन का उदय हो चुका है दोस्तों। इंतज़ार करिए उस डॉन का इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन करने का। अब हम क्या करें, बधाई किसी और क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश के नेताओं की पॉलिसी ये है दोस्तों, जिसे कि हम सहिष्णु लोग नहीं देख पा रहे, हम सहिष्णु लोग नहीं समझ पा रहे, और आंख मीच के ने हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, और उसका प्रभाव आने वाले टाइम में क्या होगा ये हम सोचने की भी जरूरत नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे आप गलत बताइए, मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे अब इस वीडियो में तो कमेंट, नेगेटिव कमेंट भी आने लगे हैं, तो वो नेगेटिव कमेंट देख के मुझे खुशी हो रही है, और मेरे को अपने आप को करेक्ट करने की जो है वो रास्ता मिलने लग रहा है। अगर इस मामले में भी मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत बताइए, मैं उसको अब जरूर अपने आप को सुधारूंगा। और अगर मेरी ये विचारधारा गलत है और आप ये कहते हैं कि मेरी विचारधारा गलत है, तो मैं अपनी विचारधारा को यकीनन बदलूंगा, क्योंकि कोई भी आदमी ठीक नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, गलत मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए दोस्तों, क्या ये नहीं होने जा रहा है? क्या हमारी सहिष्णुता हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगी? जो हमारी सरकार की पॉलिसियों को और उन पॉलिसियों के कारण बढ़ते हुए अपराधों को नहीं रोक पा रही, और हमारी सहिष्णु जनता उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए दोस्तों। बस इतना ही, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय